नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विथ दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसको हमने पूरी कर ली थी। अब हम कृतिका की तरफ बढ़ चुके हैं। कृतिका का पहला पाठ पूरा हो चुका है, दूसरा पाठ हमारा आधा हो गया था। वो पाठ का नाम था मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। पहले पाठ में हमने जीवन परिचय पढ़ लिया था और आधा पाठ समाप्त कर लिया था। पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटना पड़ा। तो हमने इसमें ये पढ़ लिया था कि लेखिका की जो बहन है रेणु उनको पढ़ने लिखने में बड़ा जोर आता है, तो वो माँ से तरह तरह से क्वेश्चन करती है। जब उसके बीए के एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं, तब वो कहती है कि मुझे इम्तिहान देना अच्छा नहीं लगता है, क्यों इम्तिहान देना ज़रूरी है। इस तरह के सवाल वो माँ से करती है। तो माँ उनसे कहती है कि आप इस बारे में पिताजी से पूछिए, मुझे मत पूछिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। बीए करना इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि आप बीए करोगे तो नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी और लोग इज्जत से देखेंगे। पिताजी ने इस तरह के तर्क दिए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। पिताजी ने अंतिम में कह दिया कि बीए मैं कह रहा हूँ इसलिए तुमको करनी है और चुपचाप कर लो, बाकी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। रेणु ने बीए तो कर लिया सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख देती है। क्योंकि सच बोलते हैं लोग उसको सच मानते नहीं है, इसलिए वह लोग उसको मजाक कर रही है करके हंसी मजाक में टाल देते हैं। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ इत्र से। इस तरह से वो मजाक कर लिया करती है। तीसरे नंबर पर है चित्रा। ये अपनी सभी बहनों का वर्णन कर रही है। तीसरे नंबर पर उनकी बहन है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। चित्रा की क्या विशेषता थी? खुद तो पढ़ने जाती थी, पर औरों को पढ़ाने में उसको ज्यादा मजा आता था। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों से ज्यादा आते थे। यानी वह दूसरों को पढ़ाती थी, इसलिए उसके अंक कम हो जाते थे, उसके साथी बंधुओं के अंक ज्यादा आ जाते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हो गई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। ऐसी थी चित्रा। चित्रा की विशेषता क्या थी? वो जो सोच लेती थी वह करके रहती थी। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए उस लड़के ने और उससे शादी कर ली। अब बारी आती है हमसे सबसे छोटी बहन की। 3 बहन हो गई और एक खुद थी, और ये सबसे छोटी बहन की बारी आई। अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार से मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजूल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। यानी एक उनकी बहन थी मंजूल और एक वह स्वयं लिखती थी, और लास्ट वाली जो उनकी बहन थी वह भी घर बार में ज्यादा मन न लगा पाई और वह भी उसने भी लिखना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 बहनें लिखती थी, 2 बहनें इनमें नहीं लिखती थी। एक बात हमसे एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। यानी घर बार को वो अच्छे से चला नहीं सकते थे, पर उसे तोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। यानी तलाक के कगार पर चली तो गई थी शादी, पर उन्होंने तलाक कभी लिया नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यानी मर्दों को बदलना नहीं चाहिए, वो जैसा है वैसा उसको रहना चाहिए। कवियत्री का ऐसा मानना था। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है।
शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहाँ मर्द औरत चाहे पति पत्नी क्यों न हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। कवयित्री कहते थे कि शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही थी, वहाँ पर पति पत्नी और मर्द औरत साथ में बैठ के पिक्चर भी नहीं देख सकते थे, दूर दूर बैठना पड़ता था। मैं दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। यानी वो ऐसी थी कि उन्होंने पराए मर्दों के साथ उन्हीं औरतों को नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार मतलब आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यानी उन क्रिश्चियन जो स्कूल वाले थे उन्होंने कहा कि हम खोल तो लेंगे, यहाँ क्रिश्चियन बच्चे नहीं है इसलिए कौन पढ़ेगा, पर अगर आप हमें ये आश्वस्त करती है कि है ना वो ये 100 वर्षों तक स्कूल चलेगा तो हम खोलने के लिए तैयार है, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। कवि ने वहाँ पे क्या किया है कि स्कूल खोल दी जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषा जानने वाले लोग थे। मेरे बचपन तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु से मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर सकता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई और रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब यानी सही जवाब, मुनासिब जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी और सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था कि वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचोट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यहाँ कवयित्री ने पूरे पाठ के अंतर्गत अपनी दादी, नानी, माँ, पापा, अपनी 5 बहनें, भाई सबका जिक्र किया है कि सबका स्वभाव कैसा था और वो लोग कैसे थे। यानी अपने परिवार की औरतों के स्वभाव पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि 5 बहनें थी और माँ और दादी और नानी सबका स्वभाव अलग अलग था और सब अपने अपने हिसाब से जीते थे। यहाँ पर यह पाठ
समाप्त होता है। 2 पार्ट में इस पार्ट समाप्त किया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।